हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने विविध स्पेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। और एक बात और, एक प्राचीन भारत, एक ही टॉपिक पर मैं आपको आज पूरे क्वेश्चन कराऊंगा और देखता हूँ कि आपका कितना प्राचीन भारत कंप्लीट है और कितने क्वेश्चन को आप सही करते हो। आप क्लियर? सभी स्टूडेंट अपना सारा वर्क छोड़कर विद स्पेस की क्लास के साथ जुटिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए। आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दिशा एकेडमी दादरी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको प्ले स्टोर में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप उसमें आपको नंबर मांगेगा, नंबर से वेरीफाई कीजिए और उसमें सर्च करोगे आप दिशा एकेडमी दादरी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। आप अगर आप दिशा एकेडमी दादरी के टेलीग्राम से जुड़ोगे तो वहां पर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको जितना भी प्रैक्टिस है, मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस, आपके उसके आंसर की, वो सारा जो कंटेंट है सारा आपको यानी कि टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और बहुत पहले से जो टेलीग्राम जब से हमने चलाया है तब से वो सब कुछ डला हुआ है, तो आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जरूर ज्वाइन करें। क्लियर? देखिए आप अब आइए विद स्पेस की क्लास के साथ। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को आप पहले से अच्छे से वॉच कीजिए। आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप। चलिए, क्या क्वेश्चन था? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों देख कर बताएं। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है कि इसका आंसर ये है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही लगाया है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व डिपार्टमेंट बनाया है और लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग ही नहीं बनाया है, इसके समय में कृषि विभाग भी इसके समय बना है। कृषि विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग। अगर कभी आपसे पूछ लिए जाए किस वायसराय के समय कृषि विभाग, सिंचाई विभाग यानी कि पुलिस विभाग, पुलिस विभाग, यूनिवर्सिटी अधिनियम, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक्ट पारित, ये भी इसके समय हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन। लेकिन मैंने आपको इसके और भी कंटेंट दे दिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको इसके और दिए हैं। ये वो लॉर्ड कर्जन है, ये वो लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये वो लॉर्ड कर्जन है मेरे प्यारे बच्चों जिसने बंगाल का विभाजन किया है। बंगाल का विभाजन, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें, बहुत अच्छे कंटेंट ये आपके सामने है, नोट कीजिए आप इसको। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, देखिए मेरे प्यारे बच्चों आप, बढ़िया क्वेश्चन। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी है? कितना सदाबहार क्वेश्चन है आपके सामने। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली जो मेटल है वो कौन सी है? तांबा है, पीतल है, सोना है, कांसा है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे? बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगाया है और बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे सही दिशा की तरफ जा रहे हैं और सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे रात 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास का बहुत इंतजार करते हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इस क्लास के साथ जुटे हुए हैं। तो एक दिन यही क्लास आपको बड़े से बड़े टेस्ट को पास कराएगी, बड़े से बड़े मुकाम पर आपको पहुंचाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर? यही क्लास आपको सिविल अधिकारी बना सकती है और यही क्लास आपको जिस
जो आपने फॉर्म भर रखा है उसको पास करा सकती है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं 8:30 बजे डेली आपके सामने उपस्थित रहूंगा, चाहे आंधी आए या तूफान आए, आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। क्लियर? देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहां पाई जाती है, यानी कहां पर पाई गई है, यानी कहां पर इसके यानी प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला के लिए कौन सा इनमें कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है। तो मेरे प्यारे आप अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगा सकते हैं। बहुत मेरे प्यारे इस क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं और कुछ नहीं लगा पा रहे हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पा रहे हैं उनके सामने यही प्रॉब्लम है कि प्राचीन भारत को उन्होंने बेसिकल टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रखा है, उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब भी प्रॉब्लम आएगी, आगे भी प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम देंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? अगर टॉपिक को ऑर्डर में पढ़ लिया है तो कभी जीवन में कहीं प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर आएगा भीमबेटका। क्या आएगा? भीमबेटका। ये जो भीमबेटका है ये भारत के कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। कई बार तो राज्य पूछ लिया गया है कि भीमबेटका जो स्थल है ये भारत के कौन से राज्य में है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको लगाना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्लास को ज्वाइन करें, ज्यादा से अपने सारे वर्क छोड़कर इस क्लास को ज्वाइन करें। बहुत बच्चे क्लास पे अब आ रहे हैं, उनका वेलकम, स्वागत। दिशा एकेडमी की वीर एक्सप्रेस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आप आइए क्लास के साथ जुटिए, आप ज्यादा से ज्यादा जुटिए आप क्लास के साथ। क्लियर? आपको रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए तो आपको क्लास के साथ जुटना पड़ेगा, मेरे साथ जुटना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूं। क्लियर? देखिए आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों मैच कीजिए आप। आपको ये 4 ऑप्शन दिए इधर हैं और 4 इधर लिखे हुए हैं। इनका कौन सा स्थल कौन सी रिवर पर कौन सी नदी पर बसा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको मैच कीजिए। सुमेलित का मतलब होता है मैच करना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए 4 है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इनका मैच कर भी दिया है। स्पीड के साथ इसका मैच करें, क्या आंसर आएगा? देखिए बहुत स्पीड के साथ, बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। देखना मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा। देखिए आप, मोहनजोदड़ो ये कौन सी नदी पर है? ये सिंधु नदी पर। ये इसके सामने वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। कालीबंगा कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। हड़प्पा कौन सी नदी पर? रावी नदी पर है। और रोपड़ कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। तो मेरे प्यारे देखिए आप, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 1 सही आएगा? 1 का 1। देखिए आप 1 का 1 कौन से? 1 2 में 1 आ रहा है तो 4 से, और मेरे प्यारे बच्चों 2 से तो आपका कोई मतलब है ही नहीं। अब आपको 1 में और 3 में चेक करना है। अब रोपड़ 2 का 3 आ रहा है, 2 का 3 कौन से मारा है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस पहले वाले मारा है, तो इसका आंसर 1 3 2 4 1 3 2 4। तो 4 यानी 3 का क्या आएगा? 3 का इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कालीबंगा किस में जाएगा? घग्गर में जाएगा, 2 पर जाएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल 1 3 2 4 है। देखिए आप ऐसे लॉजिक लगाते हैं, अगर आपके 4 में 2 भी याद हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऑप्शन को पकड़ जाओगे, और ऐसे मैचिंग द वर्ड वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आप कितनी बड़ी परीक्षा दीजिए, कितने भी छोटे एग्जाम बैठिए आप, अगर आपने इस दिशा के प्लेटफॉर्म से विविध एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन किया है या हमारी प्रॉपर क्लास को ज्वाइन किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि वो आपका पास ना हो। 100% पास होगा, या अगर आप दिशा के प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हो। आप देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इसके बाद भी निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन को अच्छे आराम से पढ़िए आप। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 कब्रिस्तान मिला है? कब्रिस्तान मिला है, ये R37 कब्रिस्तान मिला है। इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ से 2 बार कब्रिस्तान लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान से R37 साइज का, यानी कि साइज का या आकार का कब्रिस्तान मिला है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर क्या लगाओगे? आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। लगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, तो बढ़िया क्वेश्चन एकदम। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थल है जहां से कब्रिस्तान बड़े साइज का मिला है और जिसका साइज है R37
आंसर आएगा हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में और बहुत सारे कंटेंट हैं। अब विविध एक्सप्रेस की क्लास है, सारे कंटेंट नहीं हो सकते, फिर भी जैसे अभी आपसे पूछा हड़प्पा कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। हड़प्पा की खोज कौन सी सन में हुई है, 1921 में हुई है। किसने की है, दयाराम साहनी के द्वारा हुई है, दयाराम साहनी के द्वारा हुई है। तब मेरे प्यारे जो बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं, अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं। तब मेरे प्यारे से जो भी क्वेश्चन आपसे जैसे भी पूछा जाए सब आप लगाओगे अगर आपने दिशा के प्लेटफॉर्म से अपने एक एक प्रॉपर टॉपिक को अच्छे से कर रखा है। क्लियर। अब जैसे मोहनजोदड़ो है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, इसकी खोज 1922 में हुई है, आर.डी. बनर्जी के द्वारा हुई है। सूती कपड़ों के एविडेंस भी हमें कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। और बड़ा एक विशाल स्नानागार स्विमिंग पूल भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। बहुत सारे कंटेंट इसके लिए बनते हैं। तब मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया कंटेंट आपके सामने, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्लास के लास्ट तक बने रहें और अपनी क्लास को अच्छे से वॉच करते रहें, एक एक कंटेंट को समझते रहें। देखिए आप देखिए मेरे प्यारे कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। यह क्वेश्चन सिविल में इतना ज्यादा आता है, इस सिविल में यह क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है और इसकी इंपोर्टेंस की पावर 10,000 से भी ज्यादा है। इस क्वेश्चन की जो इंपोर्टेंस की पावर है वो 10,000 से भी ज्यादा है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें नॉलेज हुई है, जो इसके बारे में हमें ज्ञान मिला है, तो मेरे प्यारे बताइए आप, ये ज्ञान हमें मोहरों से मिला है, सिक्के से मिला है, अभिलेख से मिला है या उत्खनन से मिला है। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दी है और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही लगा दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीका से आंसर लगाया है। अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर लगाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। आपको एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन आपको वो मिलेगा जो विविध स्पेस की क्लास के साथ आपको दिया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू में, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू को मैं ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरे प्यारे बच्चों आप क्लास को लास्ट तक ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां लेकर आया हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन एक नहीं है, फिर वही बात मैं बार बार कहता हूं, चार। ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये आपके लिए चार क्वेश्चन है। कितने, चार। तो यहां पर एक कुछ नदियां दी हुई हैं और इन नदियों के जो नए नाम हैं, ये पुराने नाम है, ये नए नाम है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इनको मैच करिए कि वितस्ता कौन सी नदी को कहते हैं, अस्कनी कौन सी नदी को कहते हैं, परुष्णी कौन सी नदी को कहते हैं, विपास कौन सी नदी को कहते हैं, विपाशा भी से बोलते हैं, कौन सी नदी के लिए बोलते हैं। जब आप लूसेंट वगैरह हम कहीं भी जीके में पढ़ते हैं तो वहां याद नहीं होते हैं। अब स्पेस की क्लास में मैंने आपको चार नदियां लिख दी हैं। अगर ये तो सीधा क्वेश्चन आएगा, मैच करने के लिए आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से आपका सही हो जाएगा। आप लगाइए आप आराम से, बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने लगा भी दिया है। इसका आंसर क्या आएगा, लगाइए स्पीड के साथ, बताइए मेरे प्यारे बच्चों आप। यानी कि विपाशा कौन सी नदी है, 4 का 3। वितस्ता किसे कहते हैं, वितस्ता कौन सी नदी है, वितस्ता बताइए मेरे प्यारे बच्चों, वितस्ता कौन सी नदी के लिए बोलते हैं। वितस्ता आपकी कौन सी है, सतलज है। कौन सी है, यानी कि 1 का 3 मेरे प्यारे बच्चों इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब इसके बाद अस्कनी है, अस्कनी कौन सी नदी कहलाती है, अस्कनी आपकी रावी नदी कहलाती है। 2 का 5 किस में है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आएगा 3-5-4-2-3-1-5-2। यानी कि आपका ये जो आपका नंबर 2 है अस्कनी चिनाब के लिए बोलते हैं। गलत हो रहा है यहां पर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया। वितस्ता कौन सी नदी है, वितस्ता कौन सी नदी के लिए बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगाइए आप, रावी के लिए बोलते हैं। कौन सी नदी के लिए बोलते हैं, रावी के लिए बोलते हैं। वितस्ता रावी के लिए बोलते हैं। एक का वितस्ता कौन सी नदी के लिए बोलते हैं, झेलम के लिए बोलते हैं, फिर गलत होता है। तो इसका आंसर 3152 है। आप बिल्कुल क्लिक करें इसको, 3152 को आप क्लिक करें और इसको बिल्कुल अच्छे से कंटेंट को ठीक करें। 3152 मैच कर लेना आप, 3152 देखिए आप। इसका 3 देखिए आप, वितस्ता 3-1, इसका 3 आएगा 1 2 3, इसका आएगा झेलम। क्लियर। और अस्कनी का क्या आएगा, 3-1, इसका आएगा अस्कनी का आएगा चिनाब 3-1, और परुष्णी का आएगा
315 और विपाशा का आएगा व्यास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका बिल्कुल कंटेंट बिल्कुल राइट है, 3152। आप अच्छे से इसको ज्वाइन कर लें। सतलज इसमें कहीं नहीं आएगा, ये नदी इधर 5 दे रखी है और इधर ये कितनी थी 4। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखो आप, आराम से देखिए आप, उपनिषदों को क्या कहा जाता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं। यानी उपनिषदों को क्या कहा जाता है। वेदांत बोला गया है, धर्मशास्त्र बोला गया है, पुराण कहते हैं या ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। बहुत स्पीड के साथ अपने कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों लगाएं। इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, वेदांत आएगा। वेदों के अंतिम भाग क्या कहलाते हैं। उपनिषद। वेदांत कहलाते हैं, उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। ऋषि मुनियों के पास समीप बैठकर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनको उपनिषद कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपके सामने रख दूं मैं, तो मेरे प्यारे बताइए कुल उपनिषद कितने हैं। कुल उपनिषद कितने हैं। तो मेरे प्यारे अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है। 108, 108 है। कितनी है। 108। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया। कितनी बार विद एक्सप्रेस की क्लास में आपको लिखवाया। तो आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाओगे। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, आंसर आएगा क्या। क्लियर। आगे देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि अथर्ववेद लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। इतना आसान क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन, बड़ी स्पीड के साथ लगा सकते हो आप। तो देखिए आप आराम से सभी स्टूडेंट स्पीड के साथ लगाएं। बढ़िया क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं। 7 हैं, 8 हैं, 12 हैं या 10 हैं। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं और ज्यादा संख्या में बिल्कुल आंसर सही लगा रहे हैं। तब मेरे प्यारे बच्चे अपनी टाइपिंग की स्पीड बढ़ाएं। जैसे टाइपिंग की स्पीड बढ़ाओगे तो समझो कि आपका मॉरल बहुत हाई होगा। क्लियर। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं। 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं। 10 मंडल हैं। अगर ऋग्वेद के 2 क्वेश्चन आपको यहां और क्लिक करता हूं मैं। आप ऋग्वेद में मंडल आपने बताए 10। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं। 1028 हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं। 1058 है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखिए आप, ऋग्वेद में मंत्र कितने। 1058। ऋग्वेद में श्लोक कितने हैं। 10,462 हैं। 10,462 ये एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने आपको दिए। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे आप। ऋग्वेद का राइटर आपसे पूछ ले। ऋग्वेद का जो राइटर, जो रचयिता है वो मेरे प्यारे बच्चों कौन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास कहते हैं। क्लियर। तो ऋग्वेद में कुछ कंटेंट मैंने आपको दिए, आप इनको नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें, क्योंकि ऋग्वेद का सारे कंटेंट विद एक्सप्रेस की क्लास में नहीं हो सकते। फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको उसका जो डिक्टो क्वेश्चन है वो आपको सामने आपको दे दिया जाए। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप। हड़प्पा कालीन लोथल प्रायस्थल स्थित है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन या हड़प्पा के समय जो लोथल स्थान है, जो लोथल जो स्थल है, ये भारत के कौन से राज्य में। आपसे सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों इसका राज्य पूछ रहा है। इसका राज्य पूछ रहा है और कुछ आपसे नहीं पूछ रहा है। तब मेरे प्यारे बच्चों आप इसका राज्य, स्टेट बताइए कौन से स्टेट में है लोथल। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल आंसर सही लगा दिए हैं और बहुत स्पीड के साथ लगा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिशा के प्लेटफॉर्म से मेरे प्यारे बच्चे जुटे हुए हैं। बहुत खुशी होती है जब मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। तो बिल्कुल आंसर आपका सही है, गुजरात। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात आएगा। अब लोथल की यहां बात करोगे आप तो लोथल के मैं आपको यहां 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य
चावल साक्ष्य एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त है? सर्वप्रथम हमें गोदीवाड़ा के साक्ष्य, गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह डॉकयार्ड गोदीवाड़ा के एविडेंस भी हमें कहां से मिले? लोथल से मिले हैं। और वक्राकार ईंटों का प्रयोग भी हमें कहां से मिला है? लोथल से मिला है। और लोथल के और भी कंटेंट पे जाओगे तो प्रॉपर टॉपिक की तरफ जाना पड़ेगा, बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिल्ली पुलिस या कोई भी परीक्षा पास करनी है तो आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट अगले 50 वर्ष के लिए जॉब देती है तो मेरे प्यारे बच्चों आपका भी राइट बनता है कि 1 साल लग के मेहनत कर ली जाए। जब 1 साल की मेहनत, 1 साल 1.5 साल की मेहनत आपके अगले 50 वर्ष का कैरियर बना रही है तो आपकी समझ में बातें क्यों नहीं आती है कि हम 1-1.5 साल लग के मेहनत कर ले, अगले 50 साल हमारे 40 साल जो भी हमारा लाइफ है वो हमारा बहुत अच्छे से सेफ हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपने यही 1-1.5 साल बेकार कर दिए, माइंड डाइवर्ट कर दिया, बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए, इधर उधर पढ़ना, माइंड डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा से ज्यादा मेटेरियल इकट्ठा स्टार्ट कर दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? और टाइम एग्जाम के टाइम में आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सही डायरेक्शन में सही ट्रैक पर रहकर तैयारी करोगे तो परीक्षा 100% पास होती है। और जब सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में रहकर तैयारी नहीं होती है, माइंड डाइवर्ट रहते हैं, इधर उधर से मेटेरियल को इकट्ठा करते, मार्केट से बुकों को उठा के ला रहे हैं आप, चैनलों से अलग अलग से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे परीक्षा पास नहीं होती है। आप देख लेना, जो मेरी बात मैं आपसे बोल रहा हूं यही बात बिल्कुल सिद्ध होगी। अगर जिस बच्चे ने मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुन लिया, समझ गया, उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसकी 100% परीक्षा पास होगी, चाहे वो टेस्ट को छोटा दे रहा है या बड़ा दे रहा है। सही ट्रैक पे सही डायरेक्शन में रहकर तैयारी करना है, परीक्षा पास हो जाती है। परीक्षा पास जब उस बच्चे की ज्यादा होती है जिस बच्चे के अंदर एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक आत्मविश्वास उसका बहुत जगा हुआ होता है। और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास बिल्कुल डिग जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है और इधर उधर मेटेरियल इकट्ठा करने पर ज्यादा ध्यान लगा हुआ है कि वहां पर मामला गड़बड़ है। क्लियर? तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि सही ट्रैक पर सही डायरेक्शन में रहते हुए और एक बुक को, एक सब्जेक्ट पर 10 बुक ना रखते हुए एक बुक पर ही आप 10 बार पढ़ लो आप उसे, तो परीक्षा पास हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये लिखिए, आप बहुत बढ़िया आंसर आपके सामने देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गणेश की पूजा करते थे, उषा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इस क्वेश्चन का आंसर इतनी स्पीड से लगाया है और बिल्कुल टाइपिंग की तरह मुझ पर आपके नाम भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, इतनी स्पीड के साथ आपने बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर लगा दिया है। तब मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सही डायरेक्शन में यहाँ पर चल रहे हो। आप बहुत पाशुपति लगा दिया है सभी ने, पाशुपति। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां और देकर जाऊंगा, ये जो पाशुपति है इसको जॉन मार्शल ने शिव रूप की पूजा का नाम दिया है। यही शिव को, पाशुपति को ही शिव यहां माना गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पाशुपति की पूजा करते थे, जिसको एक जॉन मार्शल ने क्या बोल दिया था, ये शिव है। कौन है ये? शिव के रूप में इसको समझा है, बताया है। क्लियर? देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। देखिए आप, आज पूरा प्राचीन भारत के जो कंटेंट है, प्राचीन भारत के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप यहाँ एक प्राचीन भारत के इतिहास के एक पार्ट पर यहाँ दम भर रहे हो तो समझो कि आपका प्रॉपर टॉपिक बहुत बेसिकल, बहुत मजबूत है। आप वहां से क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। आपके एनालिसिस के लिए, आपके विश्लेषण के लिए मैं क्लास लेकर आता हूं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। कपास की खेती की जानकारी नहीं थी, जौ की नहीं थी, गेहूं की नहीं थी, या तंबाकू की नहीं थी। कौन सी खेती को करना नहीं जानते थे? अपने 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, लगाइए स्पीड के साथ। अगर प्रॉपर तरीका से पढ़ लिए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऐसा क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और बहुत बच्चे स्पीड के साथ लगा रहे हैं और कुछ गलत भी लगा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही की संख्या ज्यादा है। नंबर 4 लगाया है आपने। तंबाकू की खेती की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी, क्योंकि कपास की खेती की भी जानकारी थी, क्योंकि सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के एविडेंस
मिले हैं। तो सूती कपड़ा का ऐसी थोड़ी आ गया, जब खेती हुई तभी तो सूती कपड़ा है, कपास की खेती होती थी। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, एक एक कंटेंट में आपके सामने ऐसा लेकर आ रहा हूं। देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है। तो यहां पर यह लिखा हुआ है, जो पशुपति की जो मोहर थी उस पर कुछ चित्र छपे हुए थे, तो कौन सा चित्र नहीं छपा हुआ था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। जिस बच्चे ने प्रॉपर टॉपिक पढ़ रखा है उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। फिर कभी आपको मेडिवल के लेकर आऊंगा, फिर मॉडर्न के लेकर आऊंगा, फिर जो टॉपिक आगे चलेगा उसके लेकर आऊंगा, और आपका एनालिसिस धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब में परीक्षा पास हो गई है। क्लियर। देखिए हाथी के थे, हाथी, गेंडा, बाघ, बैल। तो मेरे प्यारे बच्चों बैल के चित्र अंकित नहीं थे, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ के इन तीनों के थे, बट बैल का नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप लगाइए स्पीड के साथ। कंठ उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है। कंठ उपनिषद का संबंध कौन से वेद से है। इसका मतलब यह है जो कंठ उपनिषद है वो कौन से वेद का उपनिषद है। इस लाइन से मतलब ये होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट स्पीड के साथ लगाएं, इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आंसर लगा भी रहे हो आप, और गलत भी बहुत लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आज गलत करोगे कल सही भी करोगे आप, आज गलत करोगे सही भी आप ही करोगे। क्लियर। यानी गलत आज करोगे तो सही में मैं आपसे सही भी मैं ही कराऊंगा आपको। क्लियर। देखिए आप इसका आंसर क्या आएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद इसमें आंसर आएगा यजुर्वेद। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मुंडकोपनिषद कौन से वेद का उपनिषद है, तो वो अथर्ववेद का था। मैंने लिखा नहीं था, ऑरली आपको बताया, फिर दोबारा से ऑरली मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए आप, बढ़िया पॉइंट आपके सामने लगाइए, पूरा दम भरिए आप क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर किसी ने मुझसे इतिहास ऑफलाइन में पढ़ रखा है, पूरा कंटेंट मुझसे पढ़ के गया, नोट्स बना रखे हैं, उसे कभी जीवन में इतिहास में समस्या नहीं आएगी। जो भी सब्जेक्ट मुझसे आपने पढ़ रखा है, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं रहेगा। क्वेश्चन बढ़िया। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ, वह स्थल किस राज्य से। वह स्थल किस राज्य में था। कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत लगा रहे हैं और कुछ बहुत सही लगा रहे हैं। गलत की संख्या यहां कुछ ज्यादा बढ़ रही है मेरे प्यारे बच्चों। उसका नंबर 1 आएगा मल्ल। क्या आएगा, मल्ल राज्य से बिलोंग करते थे। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। और कुशीनगर कौन से राज्य में आता था, मल्ल राज्य में आता था, मल्ल महाजनपद में आता था। क्लियर। तब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। गौतम बुद्ध पर ही बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक यानी पूरा लेक्चर गौतम बुद्ध पर ही चला जाएगा। तब मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर देखिए आप, मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और स्पीड के साथ टाइपिंग कीजिए, स्पीड के साथ टाइपिंग कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, लगाइए स्पीड के साथ। लगाइए मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। 4 ऑप्शन है, एक यूनानी दार्शनिक नाम है, एक सातवाहन राजा का नाम है, या एक जैन ग्रंथ का नाम है, या एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन गलत की संख्या भी बढ़ रही है। कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज आप गलत कर रहे हो, आप दिशा के प्लेटफॉर्म पर आप आए हो, कोई बात नहीं, आगे से आप गलत नहीं करोगे जिस दिन आप इतिहास मुझसे पढ़ के चले जाओगे। देखिए आप इसका आंसर बहुत बच्चे बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें नंबर 4 लगाया है, एक बौद्ध ग्रंथ है। तो इसके बारे में मेरे वो प्यारे बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ में
बौद्ध धर्म की चर्चा का वर्णन किन दोनों के बीच हुआ है? मिलिंद पनोग्रंथ में वो कौन सा यूनानी राजा था जिसने नागसेन के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? राजा का नाम था यानी कि राजा मिनांडर। राजा मिनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म पर जो डिबेट हुआ, जो चर्चा हुई, राजा मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा, नागसेन ने उसे सही सटीक जवाब दिया और वो बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया नागसेन के कहने पर। राजा मिनांडर यूनानी राजा था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हमें उन दोनों की बौद्ध धर्म की चर्चा का वर्णन हमें कौन सा ग्रंथ देता है? मिलिंद पनोग्रंथ। अब इस ग्रंथ का संबंध किससे है? यह एक बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट देखिए आप, तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुई है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्लियर? देखिए आप, तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुई है? अगर ऐसे क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये, बुरे से मतलब ये नहीं है। क्लियर? फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, फिर आप विविध क्लास लेकर आपके सामने आता हूं और आप ऐसे इतने आसान बेसिकल क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं आप, जिसकी ट्रिक भी मैंने आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है। तो तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई? पाटलिपुत्र में हुई। क्लियर? अगर कोई मेरा प्यारा बच्चा भूल जाए तो याद रखना आप इस ट्रिक को। ये लो आपके लिए ये 4 क्वेश्चन नहीं, 4 दूनी 8, 4 3 12 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देके जा रहा हूं। देखिए आप, आरवीपी के, एके, एमएसएमवी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इन पर नंबर डाल दो आप, 1 2 3 4 नंबर डाल दिए। ये शुरू के इसमें स्थान है, नंबर 2 पर राजा हैं, नंबर 3 पर अध्यक्ष हैं। कौन है? अध्यक्ष हैं। अब नंबर में अध्यक्ष पूछे, स्थान पूछे, राजा पूछे, तब मेरे प्यारे बच्चे आप बता दोगे कि कौन सी बौद्ध संगति, कौन सा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ। जिन मेरे प्यारे बच्चों ने प्रॉपर क्लास कर रखी है वो बहुत टाइपिंग के साथ स्पीड कर रहे हैं, वो राजा भी बता रहे हैं, वो अध्यक्ष भी बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी टाइपिंग स्पीड से, उनके जो कमेंट्स में जो आंसर आ रहे हैं बहुत खुशी हो रही है। देखिए आप, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। राजा देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, राजा कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति किसने कराई? नंबर 4 राजा कनिष्क। 4 अध्यक्ष देखिए आप, यानी मोगली, यानी महाकश्यप, सावाकामी, मोगली, वसुमित्र। तब मेरे प्यारे जब इतिहास के प्राचीन भारत के कंटेंट पर आओगे तो आजीवन में कभी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ ये आपके सामने टेलर है, अगर आप इतिहास मुझसे पढ़ोगे, कंटेंट में पढ़ोगे, आप कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आप, गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा कब से प्रारंभ हुई? तब मेरे प्यारे बच्चे देखकर बताइए आप, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तब मेरे प्यारे बच्चे लगाइए आप कंटेंट के साथ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। जिन बच्चों ने इतिहास अच्छे प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज पढ़ा है उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बच्चे गलत भी कर रहे हैं, कोई मौर्य काल लगा रहा है, कोई गुप्त काल लगा रहा है, कोई कुषाण काल लगा रहा है, ऐसी भेड़ चाल चल रही है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाना है, लगाइए आप कुषाण काल। और याद कीजिए आप, जब चौथी बौद्ध संगति हुई तो उस टाइम बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक हीनयान और एक महायान। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने इतिहास को पढ़ रखा है उन्हें बिल्कुल सही लगा है, कुषाण काल में गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा स्टार्ट हुई है। देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, चीनी यात्री ह्वेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई है? चीनी यात्री ह्वेनसांग की शिक्षा किस यूनिवर्सिटी में हुई है? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। स्पीड के साथ लगाएं, स्पीड के साथ। चीनी यात्री ह्वेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई है? बहुत मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया एकदम तरीका से लगा रहे हैं। तो तक्षशिला है, विक्रमशिला है, नालंदा है, वल्लभी है। तो मेरे प्यारे बच्चों नालंदा आएगा। क्या आएगा? नालंदा।
और ये चीन यात्री ह्वेनसांग, अगर मैं यहाँ लिख दूं किसके दरबार में आया, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट के साथ स्पीड के साथ लगाइए आप, किसके दरबार में आया, तो मेरे प्यारे बच्चों चीन यात्री ह्वेनसांग। ऐसे ह्वेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन, लॉजिक भी काम करेगा। ऐसे ह्वेनसांग, ऐसे हर्षवर्धन के दरबार में चीन यात्री ह्वेनसांग आया, और चीन यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया। तो आपका प्राचीन भारत हो या मध्यकालीन हो या आधुनिक भारत हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, पढ़ने का जोश है, जुनून है पूरा, तब मेरे प्यारे बच्चों कोई परीक्षा आपकी ऐसी नहीं है कि आप उसको पास ना कर सको। 100% आपकी परीक्षा पास होगी। थोड़ा अपने अंदर अपने आप को चेंज कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। यहां पर देखिए आप, सबसे प्राचीन विद्या का केंद्र किसे कहा जाता है। चलो यहां कंटेंट में क्वेश्चन लगा देता हूं मैं आपके साथ। तो देखिए आप, तक्षशिला सबसे प्राचीन विद्या का केंद्र आपसे पूछ लिया जाए, तब मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाओगे आप, सबसे प्राचीन विद्या केंद्र कहकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, तक्षशिला। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय आपसे पूछ लिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे आप, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा की देन है, कुमार गुप्त की देन है। गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने इसको बनवाया है, कुमार गुप्त। क्लियर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये पाल वंश के धर्मपाल ने बनवाया है, पाल वंश के धर्मपाल की देन है। बहुत कंटेंट है, बहुत क्वेश्चन है, लेकिन विद एक्सप्रेस की क्लास में सारे कंटेंट नहीं हो सकते, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके पास रात के 8:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हूं, तो पूरा प्रयास रहता है कि आपको एक एक कंटेंट दिया जाए। तब मेरे प्यारे बच्चों आपसे फिर रिक्वेस्ट मेरी ये भी रहती है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। आप ये सिपाही की बात कर रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी परीक्षा को आप पास कर जाओगे, आप बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े एक ग्रेड के अफसर बनोगे आप, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अगर आप सही समय से, सही ट्रैक से, सही डायरेक्शन में रहकर तैयारी करोगे आप। देखिए आप, जैन आगम किस भाषा में लिए गए हैं, जैन आगम किस भाषा में लिए गए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बढ़िया पॉइंट आपके सामने आया है, जैन आगम। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चे ऐसे जिनको आगम वर्ड का मतलब नहीं पता है, जैन आगम से मतलब जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। जैन साहित्यों को क्या बोला गया है, आगम बोला गया है। क्या बोलते हैं, जैन साहित्य को ही आगम बोलते हैं। तो जैन साहित्य जो है वो कौन सी भाषा में लिखे गए, इसका मतलब ये है, तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये जो मेरे प्यारे बच्चों आगम है, इनमें 12 अंग होते हैं, 12 अंग हैं इसके अंदर, और 12 इसमें उपांग हैं। तो आप बोलोगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैसे मैंने आपको बता दिया है। कभी जैन आगमों की संख्या, आपसे अंगों की संख्या पूछ ली जाए तो 12 बतानी है, उपांग पूछे जाए तो आपको 12 बताने हैं, और डीपली अभी नहीं जाना है क्योंकि टॉपिक आपने प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ रखा है। अगर आप मेरे प्यारे टॉपिक को प्रॉपर तरीका से पढ़ते तो मैं इस जैन पे ही पूरी शाखा बना देता, सारा पॉइंट यहीं पर पूरा बोर्ड छाप देता। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है कि मेरे प्यारे बच्चे ज्यादा टॉपिक को पढ़ नहीं पा रहे हैं, बेसिकल पॉइंट तैयार नहीं है, तो इसलिए विद एक्सप्रेस की क्लास को मैं आपको वहीं बैलेंस बनाकर चलता हूं, जिससे कि आपके सिर में दर्द ना हो और आपको क्वेश्चन मिल जाए डिक्टो सीधा। क्लियर। देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से वॉच कीजिए आप बढ़िया तरीका से। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे से बताइए, प्रयाग में, सरस्वती में, कुंडग्राम में, कौशाम्बी में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। ये कुंडग्राम कहां पड़ता है, वैशाली में पड़ता है। 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। अगर महावीर स्वामी की बात करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन महावीर स्वामी के लिए हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना टाइम नहीं है विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ कि जिससे कि महावीर स्वामी पूरा कंटेंट आपको दिया जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बढ़िया पॉइंट आपके लिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। आजीवक किसके पंथ से संबंधित हैं, आजीवक किसके पंथ से संबंधित हैं। तब मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी आपके लिए हार्ड है, थोड़ा समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए होंगे। आजीवक किसके पंथ से संबंधित है, तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, ये जो आजीवक से एक संप्रदाय है, क्या है, आजीवक अपने आप में एक संप्रदाय है, और इस संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के फाउंडर, संस्थापक कौन थे, तो मखली गोसाल थे। कौन थे, मखली गोसाल थे, मखली
गोसाल आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? मखली गोसाल थे। और यहां पर क्वेश्चन पूछा आजीवक किसके पंथ से संबंधित है? अब यहां पर एक पॉइंट को आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मखली गोसाल है ये महावीर स्वामी के साथ रहे हैं, 6 वर्ष महावीर स्वामी के साथ रहे हैं, महावीर स्वामी के साथ रहते थे, बाद में महावीर स्वामी से अलग हुए हैं। क्लियर? तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा कि किसके पंथ से संबंधित है। तो पहले जब ये 6 साल महावीर स्वामी के साथ रहे तो इन पर किसकी विचारधारा रही है? जैन धर्म की विचारधारा रही है। तो इसका मतलब क्या आएगा? जैन धर्म इनके पंथ से संबंधित है, जैन धर्म। और ये 7 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष किसके साथ रहे? महावीर स्वामी के साथ रहे थे। और उसके बाद ये उनसे बिल्कुल अलग हो गए और बाद में कुछ और भी इनके बारे में बोला गया है, बट वो पॉइंट आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये कंटेंट दिया और ये फाउंडर दिया, ये 2 पॉइंट आपको यहां पर देखने हैं, याद रखने हैं। आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने देखिए आप, भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भागवत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मेरे पैपचिक स्पीड के साथ अब इसका आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही भी है, बहुत स्पीड के साथ लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। भागवत संप्रदाय के फाउंडर कौन थे? वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। लगाइए स्पीड के साथ, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। नागार्जुन, असघोष, पार्श्वनाथ, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर है। अगर लिखना चाहो लिख सकते हो आप, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन रहे? पार्श्वनाथ। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। ये जो असघोष है इसने एक रचना लिखी बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के राइटर कौन है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? असघोष ने लिखा है। और ये असघोष किसके दरबार में रहते हैं? राजा कनिष्क के समकालीन रहे, राजा कनिष्क के समकालीन रहे। बहुत कंटेंट मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, मेरे प्यारे बच्चों आप इन्हें नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप नेक्स्ट देखिए, बढ़िया पॉइंट आपके सामने, बहुत बढ़िया पॉइंट आएगा। देखिए आप, सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा मन तो ये करता है कि आपको पूरी रात ही पढ़ाऊं, यहाँ पर पूरी रात क्लास दूं, लेकिन आप भी तो भाग जाते हैं 9:15 बजे, जैसे 9:15-20 होते हैं, आपके डेटा का डर रहता है, आपको नींद आने लगती है, कुछ बच्चों को चल देते हैं उठकर। क्लियर? सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया? तब मेरे प्यारे क्या रहा? 326 से 25 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर अटैक किया। इसमें ऑप्शन बिल्कुल ये राइट है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम मगध का राजा कौन था? उस समय मगध का राजा कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर मेरा वो प्यारा बच्चा लगाएगा जिसने मुझसे इतिहास को पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। क्लियर? उस समय मगध का राजा कौन था? तब मेरे पैर से क्या लगाओगे आप? घनानंद। किसके समय सिकंदर भारत आया? घनानंद के समय सिकंदर भारत आया। तब मेरे प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। पाणिनि कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तब मेरे प्यारे आप लगाइए आप, पाणिनि कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बढ़िया तरीका से लगाइए आप। पाणिनि को इतिहासकार थे या व्याकरण विद्वान थे या चिकित्सक थे या जैन से संबंधित थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, इसका आंसर क्या आएगा? लगाइए स्पीड के साथ आप। व्याकरण ग्रंथ, क्या लगाओगे? व्याकरण विद्वान। ये व्याकरण विद्वान थे। और पाणिनि ने कौन सा एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है, उसके राइटर कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। बढ़िया पॉइंट आपके सामने। क्लियर? अच्छे से मेहनत करनी है, आपको परीक्षा पास करनी है, आपको प्रतिष्ठा नहीं लगानी है। अगर कोई बच्चा प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए पढ़ रहा है तो पढ़ना छोड़ दे। अगर अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीविका के लिए पढ़ रहा है तो खूब मेहनत करे, क्योंकि प्रतिष्ठा सम्मान पर तो ठेस कभी पहुंच सकती है। तो सम्मान के लिए नहीं पढ़ना है, अपने जीवन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए पढ़ना है और अपने जीवन को सेफ बनाना है। सम्मान की बात नहीं है इसमें, भाई हम फेल हो गए तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा।
क्लियर। फिर अगर आप पास भी हो गए और किसी ने ये कह दिया कि ये तो पैसा देकर पास हुआ है, फिर कहाँ जाएगी सम्मान और प्रतिष्ठा। पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, मेहनत करनी है, भविष्य में आगे बढ़ना है, क्लियर। सम्मान और प्रतिष्ठा को दूर रखिए और अपने जीवन में मेहनत कीजिए और आगे बढ़ने की हमेशा प्रयास करिए। वो दिन दूर नहीं है कि आपकी परीक्षाएं पास नहीं होंगी, वो दिन दूर नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में परीक्षा पास हो जाती है, क्लियर। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बिल्कुल श्योर है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए आप। बार बार मैं इन्हीं बातों को बोलता हूं, बिल्कुल लिखिए आप। नागार्जुन के शून्यवाद ने शून्यवाद का नियम प्रतिपादन किया, तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही आएगा। नागार्जुन का कौन सा शून्यवाद का है? माध्यमिक सिद्धांत इसका है। माध्यमिक के सिद्धांत के कौन थे? माध्यमिक सिद्धांत किसने दिया है? नागार्जुन ने दिया है, इसको शून्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। दोनों का मतलब यही होता है। आर्यों का आगमन भारत में किस ओर से हुआ? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, देख के लगाएं, स्पीड के साथ लगाएं, बिल्कुल देख के लगाएं। मध्य एशिया, ये थोड़ा गलत हो गया है, आप इसे लिखिए मध्य एशिया। मध्य एशिया, आर्यों का आगमन कहां से हुआ है? किस ओर से? मध्य एशिया से हुआ है। कहां से हुआ है? मध्य एशिया से हुआ है। मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, कितने बढ़िया तरीका से। जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया तब मैंने आपको एक ऐसे सर्किल बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मैंने आर्य लिखा। जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया तो मैंने आपको आर्य लिखकर ऐसे 4 दिशा दिखाई मैंने आपको इस तरह से, ऐसे मैंने आपको ऐसे इस तरह का सर्किल बनाकर मैंने एक में लिख दिया सप्त सैंधव प्रदेश। मैंने आपकी परीक्षाओं को आपके सब्जेक्ट को बड़े सरल करके पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाया है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया तिब्बत, मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे मध्य एशिया, और उधर लिख दिया मैंने उत्तरी ध्रुव। मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव। तो क्वेश्चन सीधा मतलब है कि आर्य भारत में कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं, या मध्य एशिया से आए हैं, या तिब्बत से आए? कहां से आए? मध्य एशिया। वास्तव में किसने ये बात बताई है? हमें मैक्स मूलर ने बताई। किसने बताई है? मैक्स मूलर ने बात बताई है कि आर्य भारत में कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए? मध्य एशिया से आए। तिब्बत के लिए कौन बोलता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहां का निवासी बताया? तिब्बत का निवासी बताया। और उत्तरी ध्रुव का निवासी कौन बताता है? बाल गंगाधर तिलक। इसका 2 नाम है, उत्तरी ध्रुव बोल दो या आर्कटिक वृत्त बोल दो। और सप्त सैंधव प्रदेश कौन बताता है? डॉक्टर संपूर्णानंद व डॉक्टर अविनाश चंद्र। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए कंटेंट आपके लिए सामने है। मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, इतना बढ़िया कंटेंट, इतना ऐसे क्लास में ऐसे एक्सप्लेन कर, इतने कम टाइम में और इतनी स्पीड के साथ आपको कोई भी चैनल, कहीं भी आप किसी भी चैनल को वॉच करोगे आप, तो आपको कोई भी किसी भी चैनल पे आपको इस तरह से कोई भी नहीं कराता है। आप अच्छे से वॉच करके बता देना आप कि दिशा प्लेटफॉर्म पर जो क्लास कराई जाती है उसमें क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है और नहीं कोई आलतू फालतू बातें होती हैं, क्लियर। तब देखिए आप 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से मिलता है? तब मेरे प्यारे बच्चों आप स्पीड के साथ ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाएं। 4 वर्णों का जो उल्लेख है सर्वप्रथम कहां से मिलता है? पृथ्वी सूक्त से मिलता है, या पुरुष सूक्त से मिलता है, या तैत्तिरीय संहिता से मिलता है, या शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इस लाइन का सीधा मतलब है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई हो तो इसका मतलब है कि 4 जातियों का वर्णन हमें कौन से सूक्त से मिला है? 4 जातियों का वर्णन हमें कौन से सूक्त से मिला है? तो मेरे प्यारे बच्चों कौन से पुरुष सूक्त से मिला है? ये जो पुरुष सूक्त है ये ऋग्वेद के कौन से मंडल? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। 10वें मंडल के, मैंने यहां पर 10वें मंडल लिखा और एरो लगा दिया इधर के लिए। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 जातियों का वर्णन यहां से मिला है। 4 जातियों के लिए पूछ रहा है। और 4 जातियां कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 जातियों का वर्णन हमें अब ऋग्वेद के कौन से मंडल के कौन से सूक्त से मिलता है? तब मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 जातियों का वर्णन मिलता है, जिनमें आपका कौन से आएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें बढ़िया तरीका से, क्लियर। देखिए आप, जब मेरे प्यारे बच्चों आप बड़े अधिकारी बनने का आप दम भरते हो आप, तब मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने का भी दम भरो आप। ऐसे नहीं आपने स्टेटस पे लगा दिया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, आपने स्टेटस लगा रखे हैं मेरा सपना ये है, मेरा बिल्कुल है, आपके सपने बिल्कुल पूरे होंगे। कौन कहता है आपके सपने पूरे नहीं होंगे? लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये कड़वा सत्य है। जब आप पढ़ोगे नहीं, 24 घंटे में आप 13-14 घंटे की स्टडी नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप
किसका, कहाँ का, कौन से एग्जाम का आप सपना देख रहे हैं आप, तो मेरे प्यारे पढ़ना पड़ेगा। जब 1-2 साल लग के मेहनत कर लोगे तो अगले 50 वर्ष का जीवन आपका बन जाएगा। जब आप अभी नहीं पढ़ रहे आप और सेकी में और रहते हो, आप पढ़ते नहीं, आप ईगो में रहते हो, आप क्लियर इधर उधर टांग झांक में रहते हो कि वहां से मटेरियल मिल जाए, वहां से मटेरियल मिल जाए, कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ है तो आपके पास है। जो बुक है उसको 10 बार रीडिंग करें, जिस टीचर से आप पढ़ते हो उसी मेथड से पढ़ें और बार बार उसी मेथड से पढ़ें, परीक्षा पास हो जाती है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, अब दोबारा से मैं इसी बात को बोलता हूं। क्लियर। निष्क क्या है, निष्क मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा प्राचीन भारत का पॉइंट है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी का पॉइंट है, गलत हो सकता है आपका। मूर्ति है, मंदिर है, वस्त्र है, ये व्यापारी विनिमय का माध्यम है। तो निष्क मेरे प्यारे बच्चों स्वर्ण ढेर होते हैं सिक्कों के, ये इसमें व्यापार विनिमय का माध्यम इसे कहते हैं, व्यापार एवं विनिमय का माध्यम इसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे लगाइए नेक्स्ट पॉइंट। बढ़िया क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था, संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों स्पीड के साथ लगाएं, कौन सा राज्य संगम से संबंधित। संगम एक काल था जिसमें 4 राज्य हुआ करते थे दक्षिण भारत में, तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा इनके संगम युग में शामिल नहीं था। चोल चेर पांडे न, ये चोल चेर पांडे रटो आप, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आता है। चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे तो है और उसके अलग कोई और राज्य आ रहा है तो वो नहीं है, तो मेरे पैचो क्या लगाओगे, पल्लव नहीं है। हमेशा रटो आप चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे हैं, बट उसके बाद अगर नहीं में कुछ और आ रहा है तो लगा दो पल्लव या कोई भी आ जाए, वो नहीं है। चोल चेर पांडे, चोल चेर पांडे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए आप। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था। कितना सदाबहार क्वेश्चन है, लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था। बहुत मेरे प्यारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर इतनी स्पीड से लगाया है, इतनी टाइपिंग की है इसमें, बहुत बिल्कुल सब बहुत बच्चे बिल्कुल इसका सही आंसर लगा रहे हैं। लगाइए आप, हरिसेन। कौन था, हरिसेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का था। क्लियर। तो यानी समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कौन से अभिलेख से मिलता है। मैंने क्वेश्चन बोला आपके लिए, अब समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन कौन से अभिलेख से मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा किसने है, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और कालिदास, कालिदास भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को बोला गया। कालिदास किस राजा के दरबार में है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में है। चंद्रगुप्त सेकंड वो सेकंड है जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और भारत में इसने कौन सी एक पुस्तक लिखी, मेरे प्यारे, कौन सी बुक इसने लिख दी, यहाँ पर इंडिका लिखी, जिसमें भारत में 7 जातियों का वर्णन है। और बाणभट्ट किसका दरबारी कवि है, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। अब बताओ आपका कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, कौन सा सही होगा। तो मेरे प्यारे, अगर आपको अपने दिशा के प्लेटफॉर्म पूरा विश्वास है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंटेंट, कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इतिहास है ये ज्योग्राफी है, आपका गलत मैं नहीं होने दूंगा। क्लियर। क्लास के साथ लास्ट तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं क्लास के साथ आपके साथ बना हुआ हूं। मुझे गर्मी भी लग रही है, पसीना भी मुझे आ रहा है, तो आप क्लास को छोड़कर नहीं जाओगे, क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और वही क्वेश्चन एक पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके भविष्य को बना दे, कौन सा बिगाड़ दे। देखिए आप, ललितादित्य, इसको ललिता दिव्य नहीं कहते हैं, ललितादित्य है, ललितादित्य लिखिए मेरे प्यारे बच्चों आप। ललितादित्य, ललितादित्य किस राज्य का शासक था। सिर्फ ललितादित्य एक राजा है, पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य से ये संबंध रखता है, कौन से राज्य से राजा संबंध रखता है। कमेंट बॉक्स में स्पीड के साथ लगाएं, नेपाल से, कश्मीर से, बंगाल से, मगध से। तो बहुत मेरे प्यारे बच्चों लगा दिया है कश्मीर से। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे के जाऊँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास कौन सी बुक में लिखा हुआ है, राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी कई बार आपने सुना होगा, कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास लिखा हुआ है, कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, और राजा जयसिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। कश्मीर के अंदर को राजा जयसिंह हुआ करता था, राजा जयसिंह का, राजा जयसिंह का, राजा जयसिंह तक
तक का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। कभी आपसे सिविल में कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाए, मेरे प्यारे बच्चों आपका गलत नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राजतरंगिणी का राइटर कौन है? कल्हण। कल्हण। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। राजतरंगिणी में कहां का इतिहास लिखा हुआ है? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। कश्मीर के किस राजा तक का इतिहास लिखा हुआ है? तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या बताओगे? राजा जयसिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बड़ा बढ़िया पॉइंट आपके सामने, आप इसको नोट करें या आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए आप। मामल्लपुरम के रथ, ये महाबलीपुरम बोलते हैं इसको, महाबलीपुरम मामल्लपुरम दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर किस रथ के शैली के प्रतीक मिले हैं? 7 रथ मंदिर मिले हैं। किस दिन फिर अच्छे डिटेल में आपको बताऊंगा इसको। कौन से? पल्लव शैली के, चोल शैली के, सातवाहन शैली के या चालुक्य शैली के? पल्लव शैली के मिले हैं। 7 रथ, जिसमें गणेश मंदिर है, एक द्रौपदी मंदिर है, 5 पांडवों के मंदिर हैं, 7 मंदिर हो गए। सबसे छोटा मंदिर कौन सा है? द्रौपदी का है। सबसे बड़ा मंदिर किसका है? सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका है? धर्म युधिष्ठिर का है। किसका है? धर्म युधिष्ठिर का, धर्मराज का है सबसे बड़ा मंदिर। क्लियर? आगे आपके चर्चा होगी तो सिर्फ लिखना है पल्लव शैली के, इतना लिख के छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आप। भास्कर एक महान है, खगोल विशेषज्ञ हैं, भूगोल विशेषज्ञ हैं, नाटककार हैं, दार्शनिक हैं। स्पीड के साथ लगाएं, क्वेश्चन को ज्यादा समझाना नहीं है, आप लगाइए खगोल विशेषज्ञ हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? खगोल विशेषज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया वीडियो स्पेसिफिक क्लास के साथ बने रहिए आप। कल्हण की राजतरंगिणी किस शताब्दी में? ओहो, ये क्वेश्चन तो आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से आ गए। अभी 1 मिनट पहले इस पर काफी डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपका यहां पर, ये तो आपके याद हो गए कि राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। लेकिन पूछ लिया कि कौन सी शताब्दी में कल्हण ने राजतरंगिणी लिखी है, शताब्दी पूछ लिए तो प्रॉपर टॉपिक वाली बात आ जाती है कि प्रॉपर टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिखिए 12वीं शताब्दी में कल्हण की राजतरंगिणी लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखिए आप, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? स्पीड के साथ लगाएं। अरामाइक खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, बाकी उन तीनों में नहीं मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का राइटर कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। बट यहां पर पूछा किस पर आधारित है? अर्थशास्त्र पर, राजनीतिक दर्शन पर, ये राज्य प्रशासन तथा कौशल पर, ये इनमें से कोई नहीं। बहुत मेरे प्यारे बच्चे स्पीड के साथ इसमें टाइपिंग कर रहे हैं, तो बहुत स्पीड के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, सभी को इसमें लगाना है राज्य प्रशासन तथा कौशल पर, राज्य प्रशासन तथा कौशल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ थोड़ी देर पहले ही, सीधा क्वेश्चन लगाना है, स्पीड के साथ आगे बढ़ना है। इंडिका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी। मैगस्थनीज ने लिखी है इंडिका। भारत में 7 जातियों का वर्णन, भारत में 7 जातियों का वर्णन हमें सबसे पहले कौन सी बुक देती है? इंडिका देती है। जिसका राइटर कौन है? मैगस्थनीज। जिसका राइटर कौन है? मैगस्थनीज है। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ी स्पीड है, हंसी इसीलिए आई क्योंकि आप स्पीड के साथ बोल रहे हैं कि सर ने स्पीड बढ़ा दी है। 39 क्वेश्चन देखिए आप, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देवगढ़ का जो मंदिर है किसका प्रतीक है? मौर्य स्थापत्य कला का है, गुप्त स्थापत्य कला, पल्लव स्थापत्य कला। ये क्वेश्चन स्पीड के साथ लगाइए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लगाइए आप, इसका आंसर क्या आएगा? गुप्त स्थापत्य कला। तब मेरे प्यारे बच्चों, आज विविध एक्सप्रेस की क्लास, अगर आपको आज एक क्लास पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को आप शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, गुड नाइट।